हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और इसमें वायुमंडल की ये टॉपिक लगातार चल रही है। ऑलरेडी 3 वीडियो में हम लोग वायुमंडल को पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी ये वायुमंडल वाली टॉपिक समाप्त नहीं हुई है क्योंकि पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक भी बहुत बड़ी है आपका। यहाँ से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी परीक्षाओं में बनकर आते हैं। तो उसी की श्रृंखला में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वायुमंडल के संगठन की अगले पॉइंट्स पर, अगले गैस के बारे में। और वो गैस है आपका हीलियम गैस। आपका हीलियम गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल भी बहुत ज्यादा पूछता है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस तक चर्चा कर लिए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनने वाले रहते हैं उन सारी बातों को हम लोग कर लिए हैं। तो ऑलरेडी अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो आप सभी लोग जो 3 पार्ट बना हुआ है वायुमंडल का, उसे आप लोग जरूर देखेंगे और विश्व के भूगोल की जो श्रृंखला है पूरी श्रृंखला को आप लोग एक बार देखिए और इसके बाद जो है परीक्षा में आप लोगों के लिए बहुत ही फायदा करेगा वो। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग बात करेंगे हीलियम गैस की। बहुत पहले से आप सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हीलियम गैस का रोल क्या होता है। आप लोग देखे होंगे कहीं मेला घूमने जा रहे हैं तो मेले में देखते हैं कि गुब्बारा उड़ रहा होता है ऊपर आपका, उसमें सब एक गैस भर देते हैं और उसको छोड़ दिए, वो गुब्बारा जाकर उड़ रहा है पूरा। दूसरा चीज, आप कभी महाकुंभ वगैरह में देखे होंगे या बहुत बड़ा जहाँ पे मेला रहा होगा वहां पर देखे होंगे कि एक बहुत बड़ा गुब्बारा जो है आसमान में उड़ता रहता है, जिसे जो है भूले भटके शिविर के रूप में, एक सिग्नल के रूप में उसको बना दिया जाता है आपका। वो गुब्बारा जहाँ पे बना रहता है वहां पे भूला भटका शिविर रहता है, वहां पे जाके जो लोग बिछड़ जाते हैं वो लोग संपर्क करते हैं आपका। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देखते हैं संकेतों को, गुब्बारों को उड़ा दिया जाता है। तो एक बात दिमाग में आती है कि आखिर वो कौन सी गैस होती है जो उड़ती रहती है। ठीक है ना, वैसे जनरली अगर आप गुब्बारे में गैस भरते हैं तो छोड़ेंगे तो जमीन पर गिर जाएगा, वो उड़ेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने वाला सब्जेक्ट है, सोचने वाला सब्जेक्ट है कि आखिर क्या रीजन है कि जब हम सभी लोग छोड़ देते हैं गुब्बारे को कौन सी गैस भर के तो उड़ने लगता है आपका। हम लोग बात करेंगे और यहीं पर देखेंगे आप सभी लोग। अगर हम लोग हीलियम गैस की बात करें तो शुरू में हमने बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में 2 ऐसी गैसें हैं जिनकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है आपका, जिसमें हाइड्रोजन होता है और हीलियम होती है आपका। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन होती है। और सेकेंड स्टेज पर कौन सी होती है? तो हीलियम होती है आपका। तो यहाँ से एक पॉइंट आपका बन जाता है कि हीलियम गैस जो है ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आपका। ठीक है ना, और यह दूसरी सबसे हल्की गैस भी है तथा अक्रिय गैसों में भी ये सबसे हल्की गैस कही जाती है आपका। ठीक है, एक विशेष बात और होती है आपका हीलियम की जब हम लोग बात करते हैं तो हीलियम गैस जो है आपका ये वायुयान के टायर में भरी जाती है। वो किसमें? वायुयान के टायरों में भी इसको भरा जाता है। तो आइए इसके एक एक पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग। लिखेंगे यह दूसरी सबसे हल्की गैस है। यानी कि पहले नंबर पर हमने किसको लिखवाए थे? हाइड्रोजन को, और दूसरे नंबर पर हो जाएगी आपका हीलियम, यह दूसरी सबसे हल्की गैस है तथा अक्रिय गैसों में भी यह सबसे हल्की गैस है। तो यहां पर लिख लेंगे एक पॉइंट और बढ़ाकर इसमें, तथा अक्रिय गैसों में, अक्रिय गैसों में भी सबसे हल्की गैस है, हल्की गैस है आपका। यानी कि अक्रिय गैसों में भी यह सबसे हल्की गैस है। और देखेंगे तो सबसे अधिक मात्रा में अगर पूछे अक्रिय गैसों में कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है तो वहां पे आर्गन सही होगा, वहां पर आप लोग इसको ट्रिक नहीं करेंगे आपका। लेकिन यह हीलियम गैस जो है यह दूसरी सबसे हल्की गैस है हमारे ब्रह्मांड में। पहले नंबर पर कौन सा? आपका हाइड्रोजन होता है। और यह ब्रह्मांड में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ब्रह्मांड में। तो लिख लेंगे आप सभी लोग कि ब्रह्मांड में, लिखिए यहां पर, ब्रह्मांड में दूसरी सर्वाधिक, ब्रह्मांड में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में, दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यानी कि ब्रह्मांड में जो है दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। और इसका अगर हम लोग यूज की बात करते हैं तो इसका यूज कहाँ होता है? उपयोग। यहां पर लिख लेंगे आपका इसका उपयोग वायुयान, यहां पर नोट करेंगे आप लोग, इसका उपयोग वायुयान के
वायुयान के टायरों में, इसका उपयोग जो है वायुयान के टायरों में तथा पर्यटन गुब्बारों में किया जाता है यानी कि हीलियम गैस का जो उपयोग होता है ये वायुयान के टायरों में तथा पर्यटन गुब्बारों में जो है इसका उपयोग किया जाता है आपका, ठीक है ना। वायुयान के टायरों में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस होने के कारण ये जब इस पे घर्षण पड़ेगा तो यह इसमें आग लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं आपका, जिसके कारण जो है इसे वायुयान के टायरों में इसका उपयोग किया जाता है आपका। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप सभी लोग, ये हीलियम गैस के पॉइंट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले गैस को पढ़ते हैं, मीथेन गैस को। चलिए आप सभी लोग पूरा पॉइंट्स नोट करेंगे और ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद भी करेंगे, परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बहुत अधिक बनता है आपका। नेक्स्ट अगली गैस है आपका मीथेन गैस, लिखेंगे आप सभी लोग मीथेन गैस। मीथेन गैस को आप लोग नोट करेंगे CH4, इसका सूत्र होता है, इसको नोट करिए आप सभी लोग। चलिए मीथेन गैस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से सवाल क्या पूछता है, मीथेन गैस को सबसे पहले कहा क्या जाता है, ये सवाल पूछता है कि आखिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पूछ लेता है परीक्षा में आपका। तो मीथेन गैस को जो है बायोगैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बायोगैस। इसका नाम आप लोग देखेंगे, इसको बायोगैस कहते हैं या इसे गोबर गैस कहते हैं, बायोगैस, गोबर गैस, या इसको जो है मार्स गैस कहा जाता है आपका, मार्स गैस इसी को कहा जाता है आपका। और या कहे तो धान की खेतों की गैस कहा जाता है, धान की खेतों की गैस भी मीथेन को कहा जाता है आपका। इसके उपयोग की बात करेंगे तो यह सीएनजी का मुख्य घटक होता है। उपयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीएनजी का मुख्य घटक है आपका, ये मुख्य घटक होता है। कौन सा? तो ये मीथेन गैस होता है, सीएनजी का मुख्य घटक। ये परीक्षा में बहुत पूछता है आपका कि सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा गैस होती है आपका, तो ये मीथेन गैस होती है आपका सीएनजी का मुख्य घटक। और ध्यान दीजिएगा एक चीज और यहाँ पे नोट कर लेंगे आप लोग, ग्रीन हाउस वाली गैस भी इसे कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। ये हरित गृह गैस भी इसको कहा जाता है आपका, ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी इसको जानते हैं मीथेन को। ये सभी पॉइंट्स इसके बनते हैं आपका, बस इतना ही पूछ लेता है कि जो धान का पुआल होता है उसमें से कौन सी गैस निकलती है आपका, तो धान के पुआल से भी आपका मीथेन गैस निकलती है, धान के खेतों से निकलती है, सड़े गले स्थान से आपका मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, गौशाला से ये निकलती है आपका। तो ये तमाम प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है मीथेन गैस से आपका, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद अगला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ओजोन गैस को आप लोग लिखेंगे। एक एक पॉइंट्स आप लोग नोट करते चले। अगली गैस है आपका ओजोन गैस, जिसको परीक्षा में बहुत पूछता है, ओजोन गैस। ओजोन गैस, ओजोन गैस को पेपर में अब तक बहुत बार पूछा गया है वायुमंडल वाले सवाल में आपका। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले ये पूछता है कि आखिर ये ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, या ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में है आपका, यह पूछता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग ओजोन गैस यह समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई
जाती है। यानी कि ओजोन गैस जो है ये समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है, इसका घनत्व तो सर्वाधिक होता है आपका। उसके बाद ये विरल होने लगती है। तो आपसे सवाल जब भी पूछेगा कि आखिर ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो क्या बताएंगे आप लोग? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है आपका। वायुमंडल के समताप मंडल वाली परत में ओजोन गैस पाई जाती है आपका। अगली विशेषता ओजोन गैस की ये होती है कि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यानी कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उन्हें ये क्या करती है आपका? अवशोषित कर लेती है आपका। पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। ध्यान दीजिएगा, ये पराबैंगनी किरणों को अगर अवशोषित नहीं कर पाती, ये पृथ्वी पर आती, तो इससे हम लोगों को स्किन कैंसर भी होता, तमाम प्रकार की बीमारियां भी होती, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है बहुत ही हानिकारक होती हैं आपका। ठीक है, तो इन किरणों को ये क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट बनता है इसका कि ओजोन क्षेत्र का पता किसने लगाया? ओजोन छिद्र का पता लगाया किसने लगाया आपका? तो फॉरमैन तथा गार्डिनर ने। ये याद करेंगे आप लोग, फॉरमैन तथा गार्डिनर ने जो है ओजोन छिद्र का पता लगाया था। फॉरमैन और गार्डिनर ने, दो भूगोलवेताओं ने इसके बारे में बताया था। फॉरमैन तथा गार्डिनर ने 1885 में, सन लिख लेंगे आप लोग 1985, ठीक है ना, सन को भी आप लोग अपडेट करेंगे यहाँ पर। 1985 में आपका फॉरमैन तथा गार्डिनर ने इसके बारे में बताया। और ये छिद्र का पता कहाँ पर लगाया गया, कहाँ पर देखा गया इस छिद्र को? तो अंटार्कटिका पर। कहाँ पर आपका? अंटार्कटिका पर जो है इस छिद्र को देखा गया। ये पॉइंट आप लोग नोट करें। कब? 1985 में। और किसने बताया? तो फॉरमैन तथा गार्डिनर ने इसके बारे में बताया आपका। ये पॉइंट्स आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली बात हम लोग करेंगे आपका, जब इस छिद्र को देखा गया तो जो है एक सम्मेलन किया गया, क्योंकि जैसे ही ओजोन परत के क्षरण को देखा गया तो वैज्ञानिकों को ये खतरा महसूस हुआ और इन लोगों ने एक सम्मेलन किया आपका। ओजोन परत को बचाने के लिए एक सम्मेलन किया गया आपका 16 सितंबर सन 1987 में आपका। यहीं पर नोट करिए आप लोग, 16 सितंबर सन 1987 को एक सम्मेलन हुआ आपका। 16 सितंबर सन 1987 में एक सम्मेलन हुआ विश्व स्तर पे, जिसे विश्व ओजोन सम्मेलन के नाम से जानते हैं आपका। ठीक है ना, विश्व ओजोन सम्मेलन के नाम से जानते हैं आपका। 16 सितंबर सन 1987 को जो है ये सम्मेलन हुआ, विश्व ओजोन सम्मेलन। ठीक है ना, और ये कहां पर हुआ? तो विश्व ओजोन सम्मेलन ये मॉन्ट्रियल में हुआ आपका। कहां पर? मॉन्ट्रियल में हुआ। और ये मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा का शहर है। कहां का शहर है आपका? कनाडा का शहर है ये मॉन्ट्रियल आपका। और ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ये 16 सितंबर सन 1987 को विश्व ओजोन सम्मेलन मॉन्ट्रियल में हुआ आपका। और इसे ही जो है मॉन्ट्रियल समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं आपका। इसे क्या कहते हैं? अरे मॉन्ट्रियल सम्मेलन भी कहते हैं इसी को, आप तो नोट कर लेंगे यहाँ पर। इसे ही मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहा जाता है। यानी कि इसे ही जो है मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहा जाता है। ये पूछता है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है आपका? तो ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है आपका ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है आपका। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। और ये हुआ कहां पर था? तो कनाडा में हुआ था आपका विश्व ओजोन सम्मेलन। और इसी दिन से जो है ओजोन दिवस 16 सितंबर के दिन मनाया जाने लगा आपका। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप सभी लोग, आगे एक पॉइंट बना करके आप लोग नोट कर लेंगे। पहले इसको नोट करिए, फिर लिखवा देते हैं आपका। ठीक है, अगले पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है।
अगला पॉइंट इसी में हो जाएगा आपका कि विश्व ओजोन दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। यानी कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि ओजोन दिवस का मनाते हैं आपका, तो 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका। ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद आगे एक और सम्मेलन होता है 22 अप्रैल 1992 में, इसे रियो सम्मेलन हुआ आपका, ब्राजील में हुआ था ये रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं आपका। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। 22 अप्रैल एक सम्मेलन और आता है, पूछता है पेपर में, 22 अप्रैल, और इसी दिन जो है आपका पृथ्वी दिवस के रूप में भी इसको मनाते हैं आपका। 22 अप्रैल सन 1992 में, 22 अप्रैल सन 1992, ठीक है ना, 22 अप्रैल सन 1992 को हुआ था यह सम्मेलन, और इसे रियो सम्मेलन कहते हैं आपका। तो लिख लें 22 अप्रैल सन 1992 को रियो सम्मेलन हुआ। रियो सम्मेलन हुआ आपका। ब्राजील का यह शहर है आपका, रियो जो है ये ब्राजील का शहर है आपका। ब्राजील का रियो डी जेनेरियो जिसे हम लोग कहते हैं वो शहर है आपका। और इसी सम्मेलन को जो है आपका, रियो सम्मेलन को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं आपका। पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका। यानी कि इसी सम्मेलन के बाद जो है 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है आपका। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं आपका, ठीक है ना। विश्व पृथ्वी सम्मेलन इसी को कहा जाता है। रियो सम्मेलन को ही विश्व पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, इसे ही विश्व पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। यहाँ पे नोट कर लेंगे, विश्व पृथ्वी सम्मेलन भी इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। यह सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं आपका, 22 अप्रैल को मनाते हैं। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और पृथ्वी सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है, अगर सवाल पूछे तो रियो सम्मेलन को, ये कहाँ हुआ था, ब्राजील में हुआ था आपका। कब हुआ था, 22 अप्रैल 1992 में हुआ था आपका। और ये 16 सितंबर के रूप में मनाया जाता है आपका ओजोन दिवस को मनाते हैं। दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कैसे ये ओजोन परत जो है ये अल्ट्रावायलेट किरणों को, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे, इसके बाद बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अगर हम लोग ओजोन की बात करें तो जैसे ही सूर्य से किरणें आती हैं आपका, यहाँ पर एक ग्राफ से आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि सूर्य से जो है ये किरणें आ रही हैं, यहाँ हमारे वायुमंडल में जो है ये O3 गैस होती है आपका, O3 गैस होती है। जैसे ही ये किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं आपका, तो दिन के समय जो है ये टूट जाती है। जो O3 गैसें होती हैं ये क्या होती है, आपस में टूट जाती है। ये कण जो होते हैं ना आपका, ये आपस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। दो पार्ट में क्या होते हैं, टूट जाते हैं आपका। यहाँ पर देखेंगे O2 और O, यहाँ पर O2 और O, यहाँ पर भी O2 और O के रूप में ये टूट जाती है। यानी कि ऑक्सीजन की ये दो पार्ट, यहाँ पर दो ऑक्सीजन के पार्ट एक तरफ और एक तरफ आपका। यानी कि जैसे ही दो पार्ट में टूटता है O3 आपका, ये दिन में होता है। अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखने के लिए यहाँ पर लिख लें आपको, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए यानी कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए ये ओजोन का जो ये पार्टिकल है ये दो भागों में टूट जाते हैं आपका। एक ऑक्सीजन बन जाता है, ऑक्सीजन के दो पार्ट एक तरफ और ऑक्सीजन के एक पार्ट एक तरफ। और ध्यान दीजिएगा, जब ये दिन के समय में टूटता है और रात में यह पुनः जो है जुड़ करके क्या बन जाता है आपका, पुनः जुड़ करके ओजोन फिर से बन जाता है आपका रात्रि में। तो यहाँ पर जब रात होती है तो ये पुनः जो है O3 बना लेते हैं आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पराबैंगनी किरणों को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन जब कभी भी CFC जो गैसें होती हैं, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में हम लोग जानते हैं, ये CFC गैसें अगर इनकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, जैसे यहाँ पर CFC गैस है, अगर CFC गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती है आपका, तो ये CFC गैस आप लोग सपोज दैट यहाँ पर सोचिए कि अगर
यह एक कार्बन जाकर के इससे अगर जुड़ जाता है आपका, कम टेम्परेचर पर ये जब टूटती हैं, क्लोरीन अलग हो जाता है, फ्लोरीन अलग हो जाता है, कार्बन अलग हो जाता है आपका, तो अगर ये C जाकर के इस O2 से CO2 बना देगा तो क्या पुनः ये ओजोन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा आपका। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे क्लोरीन अगर जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा आपका, तो क्या फिर से ये ओजोन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा आपका। इसी कारण ये जो CFC गैसें होती हैं, ये जैसे ही इन पार्टिकल से जुड़ जाती हैं, जब ये टूट करके अलग होती है उस समय, जैसे ही O2 और O के फॉर्म में टूटती हैं, बस ये जाकर के इनसे अभिक्रिया कर लेते हैं आपका रात के समय में, ठीक है ना। क्योंकि कम टेम्परेचर, और कम टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो समथिंग कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो -50 डिग्री से -100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ये जो है पुनः क्या बनाती है आपका? ओजोन बनाती है। लेकिन इतने टेम्परेचर पर ये जब जाकर इनसे जुड़ जाती हैं तो ये पुनः जो ओजोन गैस नहीं बना पाती हैं। अब एक बात बताइए कि अगर यह एक पार्टिकल जाकर के CO2 से जुड़ गया तो यह एक ओजोन का अणु तो खराब हो गया, फिर तो ये ओजोन नहीं बन पाएगा आपका, जिसके कारण यहाँ पे परत क्या होती है? कमजोर हो जाती है। इसी कारण कहा जाता है कि ओजोन परत को खतरा किन गैसों से है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत को नुकसान है आपका। ये पॉइंट्स आप लोग नोट करेंगे कि CFC के कारण जो है ओजोन परत को बहुत ज्यादा नुकसान है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत को नुकसान है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है इनका क्षरण भी होता है। इस पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे, समझ लेंगे आपका, ठीक है। और एक चीज पूछता है कि यह जो अभिक्रिया है आप लोग देखेंगे तो यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, और यह रासायनिक अभिक्रिया किस मंडल में होती है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, रासायनिक, यह रासायनिक अभिक्रिया समताप मंडल में, समताप मंडल में होती है, समताप मंडल में होती है आपका। यह रासायनिक अभिक्रिया किस मंडल में होती है आपका? तो यह रासायनिक अभिक्रिया जो है यह समताप मंडल में होती है, जिसके कारण जो है इस समताप मंडल को जो है रसायन मंडल भी कहते हैं आप। अतः इसे रसायन मंडल भी कहते हैं, यानी कि समताप मंडल को जो है रसायन मंडल के नाम से भी जानते हैं आपका। ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगली गैस जो है उसको आप लोग लिखेंगे, जो है थोड़ी बहुत बातें पूछती है, पूछा जाता है परीक्षा में, बाकी को नहीं पूछा जाता है आपका। लिख लेंगे आप सभी लोग थोड़ा सा। जेनान के बारे में भी, जेनान को जो है स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है या अजनबी गैस कहा जाता है आपका, तो जेनान को लिख लेंगे आप लोग। जेनान को पूछा था, इसे अजनबी गैस कहते हैं आपका, अजनबी गैस है। स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस या इसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। यही पूछता है, ज्यादा पूछता नहीं है इस सवाल में आपका, ठीक है ना। एक बात पूछ लेता है आपसे, रेडान के बारे में पूछ लेता है, रेडान को लिख लेंगे आप लोग यहाँ पर। रेडान ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, रेडान गैसों को पूछ लेता है कि ये जो है रेडान गैस होती है सबसे भारी गैस होती है। पहले तो यहाँ पर लिख लेंगे, यह सबसे भारी गैस होती है, यानी कि रेडान गैस होती है आपका, ये सबसे भारी गैस होती है। और भारी गैस होने के कारण यह मिट्टियों में बैठ जाती है आपको, किसमें? मिट्टियों में बैठ जाती है। और जब ये मिट्टियों में बैठ जाती है तो जैसे ही हमारे भूपर्पटी में किसी प्रकार की हलचल होती है तो इस रेडान गैस की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ने लगती है आपका। और जैसे ही इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ती है तो क्या भूकंप आने का संकेत होता है, अर्थात किसी भूमंडलीय, अरे यहाँ पर देखिए आप लोग, तो ऐसा कहा जाता है कि भूकंप के आने का संकेत ये देती है आपका। तो नोट कर लेंगे एक पॉइंट आपका कि वायुमंडल में अचानक रेडान की मात्रा का बढ़ना भूकंप आने का संकेत है। यानी कि रेडान गैस की मात्रा अचानक वायुमंडल में बढ़ना जो है ये भूकंप के आने का संकेत है आपका, ठीक है। इसे नोट कर लेंगे आप लोग कि वायुमंडल
में अचानक जो है इसकी मात्रा का बढ़ना भूकंप के आने का संकेत होता है आपका। यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग इसको, ठीक है। चलिए, तो एक चीज ध्यान दो आप सभी लोग कि ये वायुमंडल की जो संगठन वाली टॉपिक थी यहीं समाप्त हो जाती है आपका। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका संरचना के बारे में। तो थोड़ा सा आप लोग देख लेते हैं यहाँ पर संगठन, ये गैसों के बारे में हम लोग यहीं तक बस पढ़ते हैं और यहीं से सवाल भी बनते हैं। आप लोग एक बार पुनः इन सभी गैसों को अच्छे से रिवीजन करेंगे आपका, सभी वीडियो को देख करके। जितने भी पार्ट वायुमंडल के हैं सभी पार्ट को आप लोग देखें और तैयार करें आप लोग। अब अगला जो पॉइंट्स बनता है आपका, हम लोगों ने कार्य के बारे में पढ़ लिए और वायुमंडल के संगठन को भी हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग बात करते हैं वायुमंडल की संरचना आपका। तो यहाँ पर नोट करेंगे आप लोग, बनाएंगे पॉइंट्स। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे वायुमंडल की संरचना है और यहाँ से बहुत सवाल पूछता है आपका, परतों से जो है सवाल पूछता है आप लोगों से। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी परतों को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जब हम लोग वायुमंडल की संरचना को पढ़ते हैं ना, तो एक बात सामने निकल करके आती है कि जो हमारे वायुमंडल का विस्तार है आपका, ये कितना किलोमीटर तक है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप लोग एक पॉइंट्स, वायुमंडल का विस्तार, वायुमंडल का विस्तार 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर तक पाया जाता है, पाया जाता है। यानी कि वायुमंडल का विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो कितना किलोमीटर आपका, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है आपका। 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक लिख लेंगे आप लोग यहाँ पर। 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई, ऊंचाई तक पाया जाता है आपका। यानी कि कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, ये बहुत बच्चों का सवाल होता है। तो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है वायुमंडल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि समथिंग लगभग 99% भाग जो है कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। जैसे 10,000 किलोमीटर तक तो वायुमंडल होता ही है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कितने किलोमीटर तक भरपूर मात्रा में होता है, तो समथिंग 32 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये वायुमंडल जो होता है, ये इसका 99% भाग जो है पाया जाता है आपका। तो 99% भाग को अगर कभी पूछे कि वायुमंडल का 99% भाग जो है कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो समथिंग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है आपका। वायुमंडल का 99% भाग आपका यह 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है आपका। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वायुमंडल को जो है हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। वायुमंडल की संरचना को हम लोग 5 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वायुमंडल की संरचना, वायुमंडलीय, लिखेंगे आप लोग कि वायुमंडल की परतों को, वायुमंडल की परतों को 5 भागों में बांटा जाता है। यानी कि वायुमंडल की परतों को जो है 5 भागों में बांटा जाता है। तो आप लोग देखेंगे कौन कौन सी परतें हैं। तो एक हेडिंग बना लेंगे, वायुमंडलीय परतों, वायुमंडलीय परतों का विभाजन, वायुमंडलीय परतों का विभाजन। एक पॉइंट यहां पर आप लोग अपडेट करेंगे, वायुमंडलीय परतों का विभाजन किन किन रूपों में होता है, इसे आप लोग देखेंगे आपका। तो अगर आप लोग देखेंगे वायुमंडलीय परतों के विभाजन को, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर बनकर सामने आएगा आपका क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। यानी कि धरातल से हम लोग चल रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट होता है क्षोभ मंडल। अब ध्यान दीजिए, वायुमंडलीय परतों को इंग्लिश में भी पूछता है आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछता है। तो इस समय परीक्षा में सबसे ज्यादा इनके नाम को इंग्लिश में पूछता है और वो इंग्लिश नाम हिंदी में लिख करके ही पूछ देता है आपका, ठीक है। तो क्षोभ मंडल को जो है ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। क्या कहता है? ट्रोपोस्फियर कहा जाता है इसको। यानी कि क्षोभ मंडल किस नाम जानते हैं? तो ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। दूसरा जो परत होती है आपका, दूसरे परत की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो होता है आपका समताप मंडल। कौन सा होता है? समताप मंडल होता है आपका। और इस समताप मंडल को हम लोग किस नाम जानते हैं आपका? तो समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। क्या कहता है इसको? स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है आपका।
स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद जो तीसरी परत होती है वो होता है मध्य मंडल आपका। कौन सा मंडल होता है? मध्य मंडल होता है आपका। और इस मध्य मंडल को क्या कहते हैं? मेसोस्फीयर कहा जाता है आपका, मेसोस्फीयर कहा जाता है। मध्य मंडल के बाद आता है आपका कौन सा मंडल आता है? तो मध्य मंडल के बाद होता है आपका आयनोस्फीयर होता है, आयन मंडल, आयन मंडल होता है आपका। और इस आयन मंडल को क्या कहते हैं? तो इसको आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, आयनोस्फीयर कहते हैं इसको। आयन मंडल को क्या कहते हैं आपका? आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं आपका, ठीक है ना, आयनोस्फीयर के नाम से। अब ध्यान देना, एक विशेष बात यहाँ पर ये होती है, एक मंडल और होता है जिसे क्या कहता है? तो उसे जो है एक्सोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं आपका। क्या कहते हैं उसको? एक्सोस्फीयर कहा जाता है आपका। जो सबसे बाहरी मंडल होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे एक्सोस्फीयर, जो आखिरी पॉइंट्स होता है आपका, एक्सोस्फीयर, या इसे कहा जाता है वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। ये रहे हमारे वायुमंडल के जो है 5 भागों में इसको हम लोग विभाजित करते हैं आपका, ठीक है ना। आयनोमंडल होता है आपका, मध्य मंडल होता है आपका, संताप मंडल और क्षोभ मंडल और वायुमंडल, ठीक है ना, आयनोस्फीयर, ठीक है ना। तो 5 भागों में हम लोग वायुमंडलीय परतों को बांट करके पढ़ते हैं और इसमें पूछता है आपका तमाम सवाल यहाँ से बनते हैं आपका, एक एक पॉइंट्स को बार बार पूछता है आपका परीक्षा में। ध्यान दीजिए, एक बार पुनः समझिए। पृथ्वी के सबसे नीचे की अगर हम लोग परत की बात करते हैं आपका, तो कौन सी परत होती है आपका? वो होता है क्षोभ मंडल। इसके बाद होता है संताप मंडल, और इसी संताप मंडल वाले भाग में पाया जाता है ओजोन मंडल भी आपका। ओजोन मंडल भी इसी भाग में पाया जाता है। बहुत सारी किताबों में इस ओजोन मंडल को अलग लिखता है, लेकिन नहीं, ये ओजोन मंडल भी जो है आपका, ये किस परत में पाया जाता है आपका? तो संताप मंडल में ही इसको पाया जाता है आपका। और आयन मंडल होता है जहां से रेडियो एक्टिव किरणें जो होती हैं वो परावर्तित होती हैं, जिससे बेतार कनेक्शन का संचालन होता है आपका। इस क्षोभ मंडल जब हम बात करते हैं तो हमारे धरातल पर मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होती है आपका? क्षोभ मंडल में होती हैं। यहाँ से ये सवाल पूछता है कि हमारे धरातल के सबसे नजदीक का वायुमंडलीय परत कौन सी है आपका? तो क्षोभ मंडल होती है आपका, क्षोभ मंडल होती है। और क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत कौन सी होती है आपका? तो संताप मंडल होती है। संताप मंडल के ठीक ऊपर कौन सी परत होती है? तो मध्य मंडल होता है आपका। मध्य मंडल के ऊपर कौन सी परत होती है आपका? तो आयन मंडल होता है आपका। और आयन मंडल के ऊपर कौन सी परत होती है आपका? तो एक्सोस्फीयर होता है, जिसे वायुमंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ध्यान देना आप सभी लोग, इन परतों को हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे आपका, सबको डिटेल से लिखेंगे एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में आपका, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो ठीक नहीं है आपका। जो अगली वीडियो होगी उसमें हम सभी लोग एक एक के बारे में लिखेंगे, जैसे क्षोभ मंडल के बारे में, संताप मंडल के बारे में, मध्य मंडल के बारे में, आयन मंडल के बारे में और वायुमंडल के बारे में आराम से एक एक करके हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे आपका। तो छात्रों, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख करके और सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो को आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इनसे जो सवाल बनते हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है आपका वायुमंडल से, वो सभी विषयों पे चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे आपका, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी लोग ये सारे पॉइंट्स को समझ लिए होंगे आपका और अच्छे से नोट कर लिए होंगे आपका, ठीक है। अब आप सभी लोग हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपका इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।